दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ राजू अरोड़ा राष्ट्र प्रसार न्यूज़ से। आज आप मेरे साथ हैं राष्ट्र प्रसार के कार्यालय नजफगढ़ से, जिसमें मेरे साथ जुड़े हैं भाजपा के हरियाणा प्रवक्ता डीपी कौशिक जी। कौशिक जी, आपका नमस्कार। नमस्कार हिमांशु जी, नमस्कार। कौशिक जी, आप हरियाणा से भाजपा के प्रवक्ता हैं इस पार्टी के, और पिछले काफ़ी टाइम से सक्रिय हैं। इस पार्टी को लेकर आपका मुख्य क्या कारण रहा है आने का? देखिए, मैंने राजनीति काफ़ी टाइम पहले की थी, कांग्रेस में शायद 29 साल मैं कांग्रेस में रहा और माननीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी के काफ़ी नज़दीक रहा हूँ मैं। बादली से मैं टिकट मांग रहा था और काफ़ी समय से तीनों बार टिकटों का मैं टिकटार्थी रहा हूँ, वहाँ पे पैनल में रहा हूँ। बट अनफॉर्चुनेटली क्या है कि कांग्रेस वो सिद्धांतों वाली पार्टी नहीं रहकर, काफ़ी टाइम से कांग्रेस में जो भाई भतीजावाद जो चल रहा था, वो सब ठीक नहीं था। देश के प्रति भी लोग को लग रहा था कि कांग्रेस ठीक नहीं है। जैसे ही माननीय मोदी जी आए, वो आप आज देख रहे हैं देश हमारा एक नंबर पे, चाहे आप जीएसटी मामले में लगाओ, आप किसी मामले में उठाइए हमारे, जो पहले देशों में भी ऐसा होता था। तो माननीय मोदी जी के आने से भारत में एक एक नई लहर, एक कहते हैं ना जैसे उन्नति की तरफ जाइए आप, किसी भी तरफ जाइए आप, वो भारत अपने आप को एक नंबर पर अपने आप देश के अंदर पहुँच चुका है। जी। सर, मोदी जी के नेतृत्व में काफ़ी अच्छी तारीफ़ें करी, और देखा जाए मोदी जी के नेतृत्व में आज महंगाई भी चरम पर है और तमाम ऐसे मुद्दे जिससे जनता त्रस्त है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं देखिए, जहाँ तक महँगाई की आप बात करेंगे तो महँगाई हमारे यहाँ देश में नहीं, महँगाई आपने देखो जो अपने आप को नंबर 1 कहते थे, यूएसए लगाए, जर्मनी लगाए, रशिया लगाए, और इंटरनेशनल लेवल पे महँगाई है। हम खाली भारत देश की बात करें तो मुझे ऐसा नहीं लगता। मोदी जी ने बहुत कंट्रोल किया है हर हर चीज़ का। आज आप अगर भारत की व्यवस्था की स्थिति में देखें तो आज भारत नंबर 1 पे है, और ये मुख्य कारण माननीय मोदी जी की सोच और माननीय मोदी जी की जो वर्किंग शैली है, उस वजह से ऐसा होने का पाया है। अदरवाइज़ तो भारत की स्थिति जैसे अब हम और देशों की देखते हैं जो अपने आप को नंबर 1 मानते थे, आज वो कहाँ पहुँच गए। तो मुझे लगता है इस महँगाई के साथ-साथ भारत बहुत तरक्की के ऊपर है, और ये मुख्य कारण महँगाई का है नहीं। सर, महंगाई का मुख्य कारण नहीं है, भाजपा की सरकार सक्रिय है, और मगर जनता फिर भी कहीं न कहीं त्रस्त रहती है, बेरोज़गारी को लेकर रहती है कि आज काम-धंधा नहीं है। और पेट्रोल की अगर ये कीमतों की बात की जाए, आज से पिछले 9 साल पहले जो पेट्रोल ₹70 ₹75 के आस-पास चलता था, आज ₹100 प्लस है। तो आप कैसे इसको एक कामयाबी देखते हैं भाजपा सरकार की, या कैसे का एक तरक्की देखते हैं देश के लिए? नहीं देखिए, जहाँ तक आपने कहा बेरोज़गारी का, बेरोज़गारी में हम मानते हैं कि स्थिति हमारे यहाँ पे अभी थोड़ी-सी है, बेरोज़गारी काफ़ी है, थोड़ी नहीं बहुत है, और माननीय मोदी जी भी इस चीज़ को मानते हैं। बट जिस हिसाब से मोदी जी कार्य कर रहे हैं देश के अंदर, जो व्यवस्था, जो रोड मैप हम लेके आए हैं, उससे मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये सबसे मेन मुद्दा जो है वो जल्दी खत्म हो जाएगा। और जो बेरोज़गारी का है, उसके अंदर जितनी हमारी बाहर से हम लोग फंडिंग लेकर आ रहे हैं, या हम लोग जो बहुत सारी कंपनियाँ अभी जैसे मान लो यूएसए गए थे, बहुत सारी कंपनियों ने एमओयू साइन किए हैं और देश के अंदर आएँगी, मुझे लगता है बेरोज़गारी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। ये हमारा मानना है, और ये माननीय मोदी जी की तीसरी बार सरकार बन रही है, तो मुझे लगता है कि आराम से ये आने वाले समय में कोई समस्या नहीं रहेगी। सर, 2014 के लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, और आपको पता है कि आज विपक्ष एकजुट है, और आने वाले चुनावों को देखते हुए विपक्ष मोदी सरकार के ऊपर धावा बोलेगा और ये बेरोज़गारी, तमाम तरह के मुद्दों से घेरेगा। तो उस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, भारत की जनता ये चीज़ें नहीं मानती, अब बेरोज़गारी भी नहीं देख रही मुझे लगता है, ना ही आपने पेट्रोल का ज़िक्र किया, वहाँ भी नहीं जा रही। भारत की जनता जो सुरक्षित है, वो अपने आप को ये महसूस करती है माननीय मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। और जिस हिसाब से ये थर्ड फ्रंट की तैयारी हो रही है, मुझे लगता है ये बहुत बार पहले भी हो चुका है। आपने लास्ट चुनाव देखा होगा, सबने मिल के लड़ा था, क्या रिज़ल्ट मिला? ये लोग कहीं भी नहीं है, ये देश को भ्रमित करने का काम कर रहा है। विपक्ष जो है, इनका अपने आप में कोई भाईचारा नहीं है, कोई एकता नहीं है, ये अपने आप खिंड जाएँगे। और अभी भी आप देखा, अभी पहले मीटिंग हुई थी, क्या हुआ वहाँ पे? जूत बजाई के अलावा कुछ नहीं हुआ। तो देश की जनता मुझे लगता नहीं इसको बिल्कुल नकार देगी, इस थर्ड फ्रंट को, और माननीय मोदी जी की सरकार तीसरी बार पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है। सर, अगर इतनी खूबियाँ हैं सरकार के अंदर, कर्नाटक चुनाव क्यों हारी भाजपा? देखिए, स्टेट का कुछ रीज़न होता है। आप ये मत बताइए स्टेट हम कर्नाटक हार गए तो हमारी सरकार ऐसे चली गई या आगे, हम ऐसा नहीं देखेंगे। ये स्टेट का चुनाव था, कुछ मुख्य कारण वहाँ पर रहे होंगे। कुछ हमारी भी अपनी इंटरनल जो चीज़ वहाँ तक हम नहीं पहुँचा पाएँगे, जैसे जो माननीय मोदी जी जो कार्यशैली जो कार्य किए हैं, वो वहाँ तक नहीं पहुँचा पाएँगे। उसकी हमने मंथन किया है। माननीय नड्डा जी ने बड़े सोच विचार कर सारे सबसे बुला के माननीय मोदी जी ने मंथन किया, और आने वाले टाइम जो लोकसभा का होगा, वो हम 300 से प्लस सीटें जीत कर चुनाव जीतेंगे। अच्छी बात है सर। सर, लोकसभा से पहले विधानसभा हरियाणा चुनाव के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? विधानसभा चुनाव हरियाणा में 2024 में है, और इसमें कोई दो राय नहीं, हमारी भाजपा की सरकार
यहाँ पर भी हरियाणा में भी बन रही है और पूर्ण बहुमत से बन रही है। जैसे सेंटर में मोदी जी की सरकार, हरियाणा में मान लिया खट्टर जी हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं, कार्यशैली उनकी बड़ी अच्छी रही है और तीसरी बार हरियाणा में प्रदेश भाजपा की सरकार बनेगी और हरियाणा फिर एक नंबर पर जाएगा। सर अभी पीछे जब चुनाव हुए थे आज से कुछ साल पहले हरियाणा के अंदर, जब सरकार बनी तो कई कई लड़खड़ाती हुई दिखी भाजपा सरकार। 10 सीटों के लिए चौटाला जी का सहयोग भी लिया, एक गठबंधन भी करा। आगे चल के जैसे आज कांग्रेस सक्रिय है और हाल ही में उसने चुनाव जीता है, उसको लेके कांग्रेस का दमखम बहुत ज्यादा दिखेगा हरियाणा में। उसको लेके अगर सरकार कहीं लड़खड़ाती है तो क्या किसका सहयोग लेगी, किस पार्टी का सहयोग लेगी? देखिए, जहाँ तक आप कांग्रेस की बात करेंगे, कोई दमखम वाली बात नहीं। हमारी सीटें पिछली बार भी हम पूर्ण बहुमत में थे, बट एक स्टेबल सरकार देने के लिए हमने गठबंधन किया था, वो आज हम निभा रहे हैं। गठबंधन चल रहा है, जितनी बातें उठी लेकिन फिर भी हमने गठबंधन के साथ रहे हम लोग। और जहाँ तक कांग्रेस की बात करेंगे, अब कांग्रेस पहली बार जब हुड्डा जी जीत के आए 65 सीटों पे आए थे, उसके बाद 40 पर रह गए थे वही। तो ये चीज़ नहीं होती कि कांग्रेस से एक अच्छा वो कर रही। कांग्रेस का अपने अंदर की चीड़ फाड़ है, जहाँ इतने 36 धड़े हैं, आज तक कांग्रेस देखने इतनी बड़ी पार्टी होने के बाद अपना संगठन नहीं खड़ा कर पाई। और यहाँ चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी ने आज देश के अंदर नहीं पूरे विदेशों में चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ की चर्चा होता है, संगठन के चर्चे होते हैं। भाजपा आज इतनी मजबूत है, पन्ना प्रमुख से लेकर ऊपर तक। मुझे लगता है ऐसा कोई भी संगठन इतना मजबूत नहीं होगा। आज हमारी अब देखिए 3-3 रैलियाँ, एक एक दिन में 3-3 रैलियाँ सक्सेस होने, जहाँ लाखों की भीड़ इकट्ठी हुई है। तो ये माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी का ही महत्व है, जो उन्होंने प्रदेश के अंदर इतना बड़ा संगठन खड़ा किया। धन्यवाद सर। सर जैसे ही पता लगा कि आपको भी चुनाव लड़ाने की तैयारी है भाजपा की, विधानसभा अपने दिल्ली अपना बादली से और बहादुरगढ़ से आपने बताया, और तो सर इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या चुनाव आपको पार्टी टिकट देगी? देखिए, मैं चुनाव पार्टी लड़वाती है, पार्टी का जहाँ से भी आदेश होगा मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। ये तो सबको पता है कि राजनीति में आकांक्षाएं सबकी होती है, महत्वाकांक्षाएं सबकी होती है। मैं भी राजनीति को घास खोदने जाए नहीं, जहाँ से पार्टी का आदेश होगा मैं वहाँ से चुनाव लड़ूंगा। और मेरा ये निश्चित है कि 2024 में पार्टी का आदेश हुआ, माननीय अध्यक्ष जी का आदेश हुआ, तो मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा। जहाँ से भी आदेश करेंगे मैं लड़ने के लिए सक्षम हूँ। सर एक चुनाव लड़ने के लिए लोकल क्षेत्रवासी जो होते हैं उनका प्यार होता है। आपने जिस तरह का बताया कि मेरा बादली है या बहादुरगढ़ है, तो आपको कैसा लगता है कि ये लोकल जनता आपके पक्ष में आकर आपको जिताएगी? ये चुनाव जो होता है पार्टी के ऊपर लड़ा जाता है। और आज हरियाणा के अंदर क्या पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, उनका लोगों में रुझान है। और भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह कार्यशैली रही, मुझे लग रहा है आज हर वर्ग छोटा से लेकर कमेरे वर्ग तक खुश है। और मुझे भी पार्टी का सहयोग मिलेगा, तो मुझे नहीं लगता कि अपना, तो देखो सबका अपना लाइजनिंग होता है, पर्सनल होता है, वो मैं मेरे लिए, मेरा बादली भी ऐसा क्षेत्र है, मेरा बेरी भी है, मेरा बहादुरगढ़ भी है। पार्टी जहाँ से भी आदेश करेगी मैं उस खड़ा उतरने का काम करूँगा। और मुझे लगता है कि हम वहाँ पे जीत का निश्चित तौर पे भाजपा की सीट पक्की होएगी वहाँ से। सर जीत की बात करें तो अभी लगातार 2 चुनाव कांग्रेस पार्टी जीती, हिमाचल, कर्नाटक। पार्टी मजबूत है, बीच में हारने का मुख्य कारण क्या रहा दोनों स्टेटों में? अगर आप हिमाचल की बात करेंगे तो हिमाचल में हम 0.001% से हमने चुनाव हारा है। जबकि क्या नाम है, कर्नाटक में क्या होता है या हिमाचल में क्या होता है, एक बार सरकार भाजपा की होती है, एक बार कांग्रेस की आती है। फिर भी हमने उस रिकॉर्ड को तोड़ा और हम बहुत जीत के बिल्कुल निश्चित नजदीक तक गए, माननीय नड्डा जी के नेतृत्व में। और नड्डा जी का ही ये रिजल्ट देखिए, हिमाचल के अंदर दूसरी बार हम थोड़े से मार्जिन से हम लोग आ रहे हैं और हमारा वोट परसेंटेज काफ़ी ऊपर तक चला गया है। तो हम इसको हार नहीं मानते। हमारी ये कार्यकर्ताओं ने वहाँ काफ़ी अच्छी जीत दर्ज की है। और आने वाला लोकसभा का चुनाव है, वो मैं आपको निश्चित तौर पे कहता हूँ, माननीय मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। सर लोकसभा का चुनाव, हालाँकि पिछला चुनाव देखा जाए, जब भी चुनाव आता है, चेहरा मोदी जी क्यों होते हैं? बाकी मंत्री कहाँ होते हैं वो? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अपना एक सिस्टम होता है। माननीय मोदी जी जब से आए हैं, एक लोगों का प्यार जो देखा है, भाई ये तो पार्टी का डिसीजन होता है किसको बनाना है किसका ना। लेकिन जितनी लोगों की अट्रैक्शन है, जितने लोगों में पॉपुलर माननीय मोदी जी हैं, वो शायद मुझे लगता है किसी और चेहरा उनको नहीं लगता होगा। तो इसलिए जो देश की जनता है वो मोदी जी मोहर लगा रही है। और मुझे लगता है कि ये एक अच्छा हमारे को अवसर भारत देश को मिला हुआ है। कितने सक्षम प्रधानमंत्री हमारे देश के अंदर हैं, जिन्होंने आज विदेशों में भी जाकर डंका एक नंबर पर भारत को बना दिया। तो लोग खुश हैं। मुझे लगता है माननीय मोदी जी को ही आना चाहिए। सर मोदी जी की बात करें विदेशों के ढंग में, हाल फिलहाल में भी एक अमेरिका गए, पिछले हफ्ते की बात है। वहाँ काफ़ी ऐसी बातें देखने को मिली मीडिया के अंदर, स्पीच को लेकर। उसको आप क्या कहेंगे मोदी जी के बारे में? कहाँ, मुझे आप बताइए ना, कहाँ क्या लगा? माननीय मोदी जी को डंका बजाया, खुद वहाँ के राष्ट्रपति ये कह रहे हैं भाई हीरो हमारे बॉस है, ये है। तो इतनी अच्छी अच्छी बातें माननीय मोदी जी के बारे में बोली। और जनता का आपने देखा होगा, इतने लाखों आदमी वहाँ पर इकट्ठे हो, व्हाइट हाउस के अंदर पहली बार जनता को
इनवाइट करना वहाँ के प्रेसिडेंट ने, तो बहुत बड़ी बात है। कभी माननीय मोदी जी के हमारे प्रधानमंत्री जाते थे, वहाँ एयरपोर्ट पे उनका जूते तक उतरवा लिया जाता था। आज देखिए माननीय प्रधानमंत्री को लेने के लिए वहाँ के राष्ट्रपति, उनके परिवार के सदस्य सारे उनको लेने आ रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं, तोपों की सलामी दी जा रही है। तो इससे बड़ी बात क्या होगी? भारत का, माननीय मोदी जी का नहीं, पूरे भारत का गौरवशाली इतिहास रहा है ये। और माननीय मोदी जी के आने के बाद में एक भारत अपने आप को ऐसा स्टेज में मानने लगा जो देश में एक प्रथम शक्ति है। सर अभी हाल फिलहाल में जब ये दौरा हुआ मोदी जी का यूएसए में, ये देखा गया, मीडिया में चली खबर कि कोई भी बड़ा नेता वहाँ पे मोदी जी को पिक करने नहीं आया जब वो अपना उनका जहाज लैंड हुआ। ये हमने मीडिया में देखा सर। अगर इतनी अच्छाइयाँ तो सर ये चीज़ें क्यों दिखी थी? वो एक सिस्टम आपको वहाँ पे व्हाइट हाउस में भी देखने, उनके वहाँ के प्रेसिडेंट है, उनके मिसेज है, वो दोनों लेने आ रहे हैं, इतना बड़ा स्वागत कर रहे हैं, तोपों की सलामी दे रहे हैं। तो वहाँ एक सिस्टम है अपना, अलग है। राष्ट्रपति जरूरी नहीं कि एयरपोर्ट पे भी आए, उनका पहले वहाँ जाने का सिस्टम था ही नहीं। पहले वो वाशिंगटन में थे, उसके बाद वहाँ पर गए, तो एक उनका अपना शेड्यूल होता है, तो उसमें हम ये नहीं कह सकते। और सारे, मुझे लगता है कि यूएस के अंदर जितना हमारा पहली बार इतना स्वागत हुआ है मोदी जी का, वो शायद इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। चलो बहरहाल सर ये तो राजनीति की बातें हुई। सर आप हरियाणा के ब्राह्मण समाज के एक बड़ा चेहरा हैं, तो आपको पार्टी किस स्तर पे देखती है इस चेहरे को समझते हुए? ब्राह्मण का, हालाँकि आज हिंदुओं की बात होती है, हिंदू राष्ट्र की बात होती है, उसको देखते हुए आपको चुनाव में लाने की मेन मुख्य वजह क्या होगी पार्टी की? क्या अभी ब्राह्मण है ये वजह? ये तो लोगों को प्यार है। हम हरियाणा में अपने समाज के लिए, क्या, मैं तो सभी समाज की लड़ाई लड़ता हूँ। पहले भी मैंने काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी है, अभी भी मैं समाज की लड़ाई लड़ता रहता हूँ। तो पार्टी को लगता है कि मैं कैपेबल हूँ, मुझे मेरे अंदर ऐसी एक सलाह दिखाई दे रही है, तो ये तो निश्चित है पार्टी जहाँ से मुझे टिकट लाना, चुनाव लड़ाने का प्रयास करेगी, मैं वहाँ से, मैं निश्चित है कि वहाँ से जीत उनके झोली में डाल के दूंगा। ये मेरा अपना, मुझे कॉन्फिडेंस है। और मेरे हरियाणा प्रदेश वासियों का जो प्यार मुझे में है, वो अपने आप में मैं उसको बहुत आदर और सम्मान की तरफ से देखता हूँ। और ऐसा अगर होता है, पार्टी मुझे देती है, तो मैं निश्चित तौर पे जीत के दिखाऊंगा। तो जैसे कि आपने हमारे साथ कौशिक जी को सुना, तमाम मुद्दों पे बातचीत हुई। समाज, हिंदू समाज से भी हैं, ब्राह्मण समाज से भी हैं, पार्टी इनको हाल फिलहाल में ये जो है टिकट देने की बातचीत जो है इनकी तेज़ है वो समाज के अंदर, मार्केट के अंदर। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो जनता से जुड़े हैं। कुछ जगह ऑडियंस हमारे साथ बैठी है, तो हम चाहेंगे कि जनता अगर कोई सवाल पूछना चाहें मौजूदा प्रवक्ता साहब से तो पूछ सकती है। तो कोई जनता है, आना चाहते हैं आप? लगता है जनता बड़ी खुश है मोदी जी के कार्यों से, इसलिए कोई सवाल नहीं है। और हमारे साथ प्रवक्ता जी बैठे हैं। तो सर अब चुनाव को लेकर आपकी तैयारियां बहुत तेजी से हैं, पार्टी की तरफ से आपको बताया जा रहा है कि आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हम आशा करते हैं कि आप जीतें और पार्टी आपको प्यार दे, जनता आपको प्यार दे, और 2024 में अगर दोबारा सरकार बनती है तो किस स्ट्रैटेजी के साथ, क्या नई रणनीति के साथ सरकार आएगी? क्योंकि ये निश्चित है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बननी है, हरियाणा के अंदर भी, देश के अंदर भी। और मुझे जहाँ तक छोटे मोटे मुद्दे जहाँ लग रहे हैं, माननीय मोदी जी ने, हमारे यहाँ हरियाणा के अंदर माननीय खट्टर जी ने बड़े बारीकी से उन चीज़ों को समझा है। और जो तीसरी बारी जो हमारी सरकार होगी ना, वो हरियाणा के लिए, या मानो मैं भारत देश के लिए बोलूँ, तो हर एक एक कमी जो रही है उसको पूरा करने का सरकार प्रयास करेगी। और आने वाला इतिहास जो है भारत देश का, वो होगा जो आप लोग सब अपने आप को ये देखेंगे कि हम राम राज्य जिसे कहते हैं ना, उसमें हम प्रवेश करेंगे। सर बहुत अच्छी बात। सर एक अहम और खास मुद्दा, अंतिम मुद्दा मैं आपसे पूछना चाहूँगा। फिलहाल में ही मोदी जी अमेरिका का दौरा करके आए हैं, और इधर मणिपुर की जो घटनाएँ दिन पर दिन तेज़ हैं, जिसमें राहुल गांधी ने इंटरफेयर किया, वो पहुँच चुके हैं, पर अभी तक मोदी जी का वहाँ जाना नहीं हुआ। ऐसा क्यों सर? देखिए, माननीय मोदी जी टच में है, माननीय अमित शाह जी वहाँ जाकर आए, उन्होंने कितने दिन वहाँ पे रुके आपने देखा होगा, बारीकी से हर चीज़ को समझा उन्होंने। और असम की घटना है, दुखदाई घटना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट जैसे माननीय गृह मंत्री जी ने, मोदी जी ने आपस में दोनों को सलाह मशवरा करे, मंत्रालय सब से करके, उस चीज़ को हमने पूरा सॉर्ट आउट करने का प्रयास किया है। और भविष्य में ऐसी घटनाएं ना घटे, ये निश्चित तौर पे माननीय अमित शाह जी ने उनको दिशा निर्देश भी दिए, और आने वाले समय में मुझे लगता है ऐसी घटना दोबारा कभी नहीं होगी। धन्यवाद। हमारे साथ थे डीपी कौशिक जी, और आप देख रहे थे राष्ट्रीय प्रसार न्यूज़। सभी दर्शकों को मैं कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ शेयर करें और जुड़े रहें, देखते रहें राष्ट्रीय प्रसार न्यूज़। मेरे साथ राजू उड़क साहब, धन्यवाद।